हमारी आज की कहानी एज यूजुअल बहुत ही फनी एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में बॉस सेंजू जियाओ से कह रहा था, मिस जियाओ, मैंने सुना आप सबसे कहते फिर रही हैं कि मैं आपके साथ रोमांस किया हूँ और आप मेरी बेबी को लेके प्रेग्नेंट थे। असल में जियाओ ने रिसेप्शन पे झूठ बोला था, उसे सेंजू से मिलना बहुत अर्जेंट था और उसके पास अपॉइंटमेंट तो था नहीं, 3 महीने की वेट लिस्ट थी। दैट्स वाई वो झूठ बोल करके सेंजू के ऑफिस में एंट्री ली थी। उसके इस सवाल पर जिया हँसते हुए कहती है, अरे वो कभी-कभी लाइफ में छोटे-मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं ना, वैसे मैं बहुत ही अर्जेंट इशू लेकर के आई हुई हूँ। सेंजो से कहता है, ठीक है बताओ भाई कौन सा अर्जेंट इशू है? जिया यहाँ पर उसे अपना डिज़ाइन दिखाते हुए कहती है, असल में आपकी कंपनी में हो नाम का एक बंदा काम करता है, जो कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता है। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे, तब उसने मैनिपुलेट करके मेरे डिज़ाइंस ले लिए थे। बिना कॉपीराइट खरीदे उसने अपना नाम लगा करके आपके कंपनी में सबमिट कर दिया। अब मैं आप ही को सेव करने के लिए आई हुई हूँ कि कहीं बाद में कॉपीराइट इशू ना आ जाए आपकी कंपनी में। सेंजो हंसते हुए कहता है, मतलब लिटरली तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ये लड़ाइयों के बारे में सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ? इतना फुर्सत है मेरे पास? जाओ कहते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी कंपनी की भलाई के लिए कह रही थी। सेंजू कहता है, पहली बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा, हमारे फील्ड में हम सिर्फ जाने माने डिजाइनर्स को ही जानते हैं। अननोन डिजाइनर्स के डिज़ाइन कितने भी अच्छे हो, कोई उन्हें भाव नहीं देता है। ये तुम्हारी पर्सनल खुद की गलती है कि तुमने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसने तुम्हें धोखा दिया। तो यहाँ आकर के रोना धोना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पर कोई जस्टिस देने वाला नहीं बैठा हुआ हूँ। जा कर के खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो और अगर इस बात को प्रूव कर पाओ कि हाँ हमने तुम्हारे डिज़ाइन को कॉपी किया है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। जियाओ कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बदतमीज हो गए। सेंजो कहता है, मैं तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ वही काफ़ी है, चलो जाओ, रिपोर्टर्स आने वाले हैं, मुझे इंटरव्यू देना है, तुम्हारे बकवास बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अब जियाओ सोचती है कि अगर ये सीधे तरीके से नहीं मानेगा तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। रिपोर्टर्स जैसे ही आने वाले थे ना, वो जा करके सेंजो के लैब में बैठ जाती है और उसके नेक पर बाइट कर देती है। अब रिपोर्टर्स ये देख करके ये सोचने लगते हैं कि सेंजो और जियाओ दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जियाओ को तो ऐसा लगा था कि ऐसा करने की वजह से शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सेंजो कम से कम उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। सेंजो यहाँ पर जियाओ पर मॉलेस्टेशन का केस कर देता है। जियाओ ने कभी सोचा नहीं था कि सेंजो इतना पैथेटिक है कि इनोसेंट गर्ल की बात सुनने के बजाय वो उसके साथ ऐसा करेगा। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ना तो अपना इनोसेंस प्रूव कर पा रही थी और ना ही यहाँ पर अब वो उसे कुछ बोल पा रही थी। तो वो गुस्से में अपने मॉम डैड से मिलने के लिए चली जाती है। उसके मॉम डैड पूछ रहे थे कि तुम्हारा और हुआ का क्या चल रहा है, सब ठीक तो है ना? जिया झूठ बोल देती है कि हाँ सब ठीक है। फिर वो उसके डैड के जॉब के बारे में पूछती है तो उसके डैड भी उसे झूठ बोल देते हैं कि हाँ हाँ वो अभी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ टाइम पहले ही सेंजू ने उसके डैड की फैक्ट्री को बंद कर दिया था। जिया भी यहाँ पर फ्लैशबैक में अपने और हो की बातों को सुन रही होती है, जहाँ हो वापस उसे मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा था कि अरे क्या ये कॉपीराइट के पीछे पड़ी हुई हो, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही तो है, जो तुम्हारा है वो मेरा ही तो है। जिया इस बात पर गुस्सा होकर के उससे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि तुम मेरे डिज़ाइंस का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी मेरी इजाज़त के बगैर। इसी वजह से जिया ने अपने माँ-बाप को हुओ के बारे में कुछ बताया नहीं था। वो वहाँ से निकल रही थी, उसकी मॉम उसे घर की कुछ होममेड साइड डिशेज़ देती हैं। उसके फादर से वो कह रहे थे कि आप जियाओ को बता क्यों नहीं देते हो कि आपकी जॉब चली गई है। उसके फादर कहते हैं, छोड़ो बेचारी ऑलरेडी परेशान रहती है ऑफ़िस में, मैं उसे क्या ही परेशान करूँ। मैं कोई और जॉब ढूँढ लूँगा, वैसे भी ये बड़े लोगों को हमारे जैसे वर्कर्स का तो बिल्कुल फ़िक्र रहता ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ़ अपने आप से मतलब रहता है। अब सेंजो ने उसके डैड की कंपनी बंद तो कर दी थी, लेकिन पंगा ये था कि उन्हें दोबारा कोई जॉब वगैरह दिया नहीं गया था। इधर दूसरी तरफ सेंजो का कज़न ब्रदर कार में उसके साथ था। वो जियाओ का बात लेकर के सेंजो को मज़ाक उड़ा रहा था कि आखिरकार कंपनी में हुआ क्या है? तुम तो फुल ऑन ट्रेंड कर रहे थे। सेंजो गुस्से में उससे कार से उतर जाने के लिए कहता है। उसका भाई कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, तुम अब भी इनोसेंट हो, तुम्हारा किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया। जैसे ही उसका भाई कार से उतरता है, सेंजो थोड़ी देर आगे बढ़ता है, उसके फ़ोन में मैसेज आता है। कल एक इम्पोर्टेंट एक्विजिशन का मीटिंग था जिस वजह से सेंजो को वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी था। लेकिन लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है और इसी अनएक्सेप्शन की वजह से सेंजो का बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है।
इधर दूसरी तरफ हम लोग जियाओ को देखते हैं, जो कि अपने मॉम डैड के घर से निकल करके एक स्ट्रे कैट को खाना खिला रही थी। तभी वहां पर इंजर्ड कंडीशन में सेंजो आता है और वो जियाओ को उसका हेल्प करने के लिए बोलता है। पहले तो जिहो सेंजो को देख कर के बहुत गुस्सा कर रही थी और उसे सोचती है छोड़ देने के लिए। उसने कितनी बदतमीजी से उससे बात की थी, उसकी मदद तक नहीं की थी। बट फिर सोचती है कि छोड़ो यार, बेचारा इंजर्ड है और किसी इंजर्ड इंसान की मदद तो करनी ही चाहिए। वो सेंजो से कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलती हूँ। लेकिन सेंजो हॉस्पिटल नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर ये बात बाहर आती कि वो इंजर्ड हो गया है तो उसके एक्यूजेशन पर असर पड़ सकता था। दैट्स वाई वो जियाओ को कहता है कि नहीं, मुझे अपने घर लेकर के चलो, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ। जियाओ सोचती है क्या मुसीबत है यार, बट फिर सोचती है छोड़ो, शायद इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो सेंजो से एक डील करती है और ये कहती है कि अगर वो उसके उस कॉपीराइट वाले मैटर को ध्यान देगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, तो ही वो उसे घर लेके जाएगी। सेंजो इस बात के लिए अग्री कर जाता है। दूसरी तरफ जियाओ सेंजो को अपने घर लेकर के जाती है, लेकिन उसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे थे। अब उसे ऐसे छोटे-मोटे घर में रहने की आदत तो थी नहीं, दैट्स व्हाई उसके ड्रामे ही नहीं बंद हो रहे थे। जियाओ यहाँ पर उस पर गुस्सा करते हुए कह रही है, देखो अगर यहाँ रहना है तो ये ड्रामे बंद करो, वरना मैं कोई तुम्हारा ख्याल नहीं करने वाली हूँ। कभी वो बोलता कि कपड़ा तो साफ है ना, कभी बोलता कि सोफा बहुत ही हार्ड है। जियाओ इनकी नखरों से काफ़ी परेशान हो गई थी। वो अपनी डॉक्टर फ्रेंड को बुला लेती है ताकि वो सेंजो को चेक कर सके। यहाँ पर आते ही वो सेंजो को देखती पहचान जाती है, अरे ये तो उस कंपनी का सीईओ है। जियाओ कहती है कि हाँ हाँ, ऐसा ऐसा कांड हुआ था। वो अपनी फ्रेंड को पूरी कहानी बताती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर सेंजो को ऊपर-ऊपर से चेक करती है और कहती है अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई हड्डी-वड्डी भी नहीं टूटी है। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि तुम सेंजो को कल हॉस्पिटल लेकर के आओ, ताकि हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। प्रॉपर चेकअप हो सके, ताकि ये पता चले असल में इसे कोई इंटरनल चोट तो नहीं लगा है। फिलहाल के लिए उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। जियाओ सेंजो की चोट पर दवा अप्लाई करने का कोशिश कर रही थी और भाई साहब के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे थे। फिर भी जियाओ जैसे तैसे करके उसे दवा लगा ही देती है। अब वो बोलता है कि वो यहाँ नहीं सोने वाला है, उसे अंदर कमरे में सोना है। बदले में वो जियाओ को 1 मिलियन देने के लिए तैयार था। अब इतने अच्छे पैसे मिल रहे थे, जियाओ तुरंत ही अग्री कर जाती है, ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, रात भर की तो बात है, वो झेल लेगी और फिर अगले दिन सेंजो का कोई ना कोई दोस्त वगैरह तो उसे आकर के लेके ही जाएगा। लेकिन यहाँ से ही उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। सेंजू को वो कमरे में लेकर के जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। कमरा थोड़ा छोटा सा था और बेड भी। सेंजू सोच रहा था कि कैसे भी करके आज रात उसे यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोटो देखता है, जिया उससे उसका फोटो लेते हुए कहती है, ओ कम ऑन, तुम्हें ये सारी चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि सेंजू उसके बनाए हुए कुछ डिजाइन को नोटिस करता है और ये सोचता है कि सही में जो हुओ ने डिज़ाइन सबमिट किए थे वो जियाओ से ही मैच कर रहे हैं। यानी कि क्या जो जियाओ कह रही थी वो सच था। वो जियाओ के ही डिज़ाइंस थे जो हुओ ने लिए थे। अगली सुबह जियाओ इस उम्मीद में सेंजू को देखने के लिए जाती है कि अब वो ठीक हो चुका होगा तो वो उसे 1 मिलियन गिफ्ट करेगा। बट वो भी अब भी सो ही रहा था, तो जियाओ सोचती है तब तक वो उसकी चोट पर दवा लगा देती है। लेकिन जब सेंजू जगता है तो वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा था। बोले तो उसे कुछ भी याद ही नहीं था कि वो कौन है और जियाओ कौन है। शुरुआत में तो जियाओ को समझ नहीं आता है कि हाँ, चल क्या रहा है। एक्सीडेंट के बाद कल रात तक तो सेंजू बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ये कौन सा नया ड्रामा है। सेंजू को बस लास्ट मोमेंट यही याद था कि जिया उसे एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर के काफ़ी सुना रही है और उसके सर पे लगे चोट की वजह से उसे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेंजू ही जियाओ का एक्स बॉयफ्रेंड है। और इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि जिया उसे हेट करती है। अब वो बेचारा, उसे अमनेसिया हो चुका था और ऊपर से उसका दिमाग पूरे सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा था। वो जिया को ही अपनी गर्लफ्रेंड समझता है, उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी गलतियाँ की हैं जिस वजह से मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे घर से नहीं निकालो। जिया समझ नहीं पाती है कि चल क्या रहा है। वो सोचती है मेरे 1 मिलियन तो गए ही पानी में, लेकिन अब ये क्या नया ड्रामा कर रहा है। लगता है कि मुझे इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा।
और जितने प्यार से सेंजो उसे जियाओ करके पुकार रहा था ना, वो अगर रियल सेंजो होता तो उसे मिस जियाओ ही कहता। इतने प्यार से तो वो कभी उसे लाइफ में बुलाने नहीं वाला था। अपने प्यार को साबित करने के लिए तो सेंजो जियाओ को किस भी कर लेता है। अब जियाओ उसे खींच के थप्पड़ लगा देती है। बेचारा वापस से बेहोश हो जाता है। जियाओ सोच रही थी कि मुझे इसे ना घर में लेके ही नहीं आना चाहिए था। वो अपनी डॉक्टर फ्रेंड को बुलाती है। वो आकर के उसे चेक करती है। वो बोलती है, यार ऊपर-ऊपर से तो सब ठीक है, अब जब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाएँगे, तब तक हम कुछ भी श्योरली बोल नहीं सकते हैं। सेंजू वहाँ पर जगता है। वो केवल और केवल जियाओ को ही पहचान रहा था और उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। उसकी फ्रेंड कहती है, बहन मुझे लगता है ना कि इसे साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है। शायद इसे अमनेसिया हुआ है और इन बातों को कंफर्म करने के लिए तो हमें हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। वैसे भी बंदा इतना हैंडसम है, अगर तुम उसे कुछ दिनों के लिए रख लोगी तो कुछ खास जाने वाला है नहीं। और क्या पता अगर इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाए, इसे होश आ जाए तो शायद ये तुम्हें अच्छे खासे पैसे कंपनसेट भी करे। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी डॉक्टर फ्रेंड उसे चेक करके बताती है और कहती है कि फिज़िकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसे अमनेसिया ही हुआ है और तुम उसे ऐसे कंडीशन में नहीं छोड़ सकती। इधर दूसरी तरफ सेंजो के ग्रैंडफ़ादर उसे ढूँढ रहे थे, लेकिन उसके फ़ादर को और उसके ग्रैंडफ़ादर को, दोनों में से किसी को सेंजो का कोई अता-पता नहीं था। इतना इम्पोर्टेंट एक्विज़िशन था आज और वो लड़का कहाँ गायब है, किसी को कुछ भी नहीं पता और ये न्यूज़ बाहर भी नहीं आ सकती है। इधर जियाओ सोच रही थी कि वो क्या करे। वो यहाँ पर सेंजो से पीछा कैसे छुड़ाए, क्योंकि वो किसी हालत में उसे तो जाने नहीं देने वाला था और ना ही वो घर से बाहर जाने का नाम ले रहा था। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि बहन देख, अगर तू इसे ज़्यादा प्रेशर देगी तो शायद इसके साथ नए पंगे बढ़ सकते हैं और फिर अगर ये ठीक हो जाता है या फिर इसकी फैमिली वालों को पता चलता है तो तेरे लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। मैं सजेस्ट यही करूँगी कि जब तक इसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती तो उसे रख ले। आई नो ये काफ़ी एनोइंग है, बट आई नो तो उसे झेल सकती है। जो कुछ सोचने के बाद अग्री कर जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने एक दूसरे फ्रेंड को फ़ोन करती है और सेंजो के फ़ोन को रिपेयर करने के लिए बोलती है। उसका फ़ोन रिपेयर होगा तभी तो उसका दोस्त या उसके फैमिली मेंबर उसे कॉल कर पाएंगे। उसका दोस्त थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाला था। सेंजो मस्त हॉल में बैठ करके टाइम पास कर रहा था। जियाओ को देखते ही वो उसे तुरंत ही हक कर लिया करता था। जियाओ को भी धीरे धीरे सेंजो से प्यार होने ही वाला था। जितना प्यार वो दिखा रहा था, अगर वो उसका थोड़ा भी प्यार रियल लाइफ में लोगों को शो कर लेता तो ऐसे लोगों से नहीं डरा करते। यहाँ पर सेंजो कहता है कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, बट मुझसे मेरे पैंट का बेल्ट खुल नहीं रहा है। अब जियाओ उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। वो उसे कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। वॉशरूम में जाकर के बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली सेंजो का बेल्ट वो ओपन कर पाती है। उसे जाकर के वो फ्रेशन अप होने के लिए बोलती है, तभी वहाँ पर जियाओ का दोस्त आ जाता है। वो उन दोनों को ऐसे साथ में देख कर के डाउट करने लगता है कि कहीं जियाओ का बॉयफ्रेंड नया सेंजो तो नहीं है। जियाओ उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे पूरी कहानी बताती है, किस तरीके से सेंजो का एक्सीडेंट होना, उससे मिलना, उसे अमनेसिया होना। उसका फ्रेंड कहता, ओह ऐसा है, अच्छा सुनो, ये किसका फ़ोन है जो तुम रिपेयर करवा रही हो? वो कहती है यही सेंजू का फ़ोन है। रिपेयर हो पाएगा तो ही तो इसकी फैमिली मेम्बर उसे कांटेक्ट कर पाएंगे ना, और इसे यहाँ से लेकर के जा पाएंगे। उसका फ्रेंड कहता है ठीक है, वो बस उसे एक दिन का टाइम दे दे, वो जल्द से जल्द उसके इस फ़ोन को रिपेयर करके उसे लौटा देगा। उसके फ्रेंड के जाने के बाद जिया सेंजो को नाइट की ड्रेस देती है ताकि वो उसे चेंज कर सके। उसने सेंजो के लिए कुछ नए ड्रेसेस को बाय किया था। सेंजो से पूछ रहा होता है कि वो लड़का कौन है, उसे जेलसी हो रहा था। जिया उसे क्लेरिफाई करती है, वो लड़का सिर्फ मेरा दोस्त है और कोई नहीं, मैं उसे कोई पसंद नहीं करती। वो बात-बात पर जियाओ को हक कर लिया कर रहा था और जियाओ के सब कुछ काफ़ी वियर्ड लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी एक बार सेंजो को होश आए ना तो फिर वो जो तमाशा करने वाला है इन बातों को लेकर के, वो भी नहीं जानती है। लेकिन चाहे जियाओ कितना भी उसे खुद से दूर कर ले, सेंजो से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जियाओ के पेरेंट आ जाते हैं। वो जल्दी से सेंजो को छुपने के लिए कहती है। उसके पेरेंट यहाँ पर आते हैं। थैंकफुली उन्हें कोई डाउट नहीं होता है कि जियाओ ने अपने कमरे में लड़के को रखा हुआ है। यहाँ पर उसके पेरेंट उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान वगैरह लेकर के आए थे। कुछ देर जियाओ के साथ वक्त बिताने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सेंजू जब बाहर आता है तो वो इस नाइट ड्रेस में इतना हॉट लग रहा था कि जिया उसे देखते रह जाती है।
रात में जियो नोटिस करती है कि बेचारे सेंजो को सोफे पर नींद ही नहीं आ रही थी। उसे उसके भोले भाले शकल पर तरस आने लगता है और वो उससे कहती है, ठीक है जाओ बेड पर जाकर के सो जाओ, मैं यहीं एडजस्ट करती हूँ। लेकिन रात में वो मस्त मस्त सेंजो के बारे में सपने देख रही थी कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। अब वो ये सोचने लगती है कि सेंजो को यहाँ रखना सच में काफ़ी डेंजरस है उसके लिए। और जब वो जगती है तो वो लिटरली सेंजो को हक कर रही थी। रात में वो स्लीप वॉकिंग करते हुए कब रूम में चली गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अब वो ये दिमाग लगा रही थी कि नहीं नहीं, सेंजो को उसे यहाँ से हटाना ही होगा। पहले तो वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जिया दिमाग लगाती है कि वो सेंजो को यहाँ से किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जा करके छोड़ आएगी। इसी प्लानिंग के साथ वो सेंजू को एक मार्केट में लेकर के जाती है। अब वहाँ पर तो सेंजू को लोग पहचानने लगते हैं क्योंकि सेंजू काफ़ी फेमस फेस था। उसे भूख भी लगी थी तो जिया उसे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करके वहीं बैठने के लिए बोलती है। जब वो जाने लगती है तो सेंजू से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जिया कहती है उसे कुछ काम है, वो थोड़ी देर बाद आएगी। सेंजू से कहता है प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ करके मत जाओ। लेकिन जिया नहीं रुकती है और उसे छोड़ करके वहाँ से अपने कंपनी के काम के लिए चली जाती है, ये बोल करके कि मेरा इंतज़ार करना। अब सेंजो बेचारा उस टाइम काफ़ी भोले-भाले मूड में था, तो वो ऑब्वियसली जियाओ का वेट ही करने वाला था। जियाओ ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी कंपनी चली जाती है। वहाँ पर उसकी मैनेजर से डाँट लगा रही थी कि अब तक नए डिज़ाइन्स बन कर के क्यों नहीं आए हैं। अब जियाओ इन सारी चीज़ों से अभी गुज़र रही थी, इसी वजह से उसने नए डिज़ाइन्स नहीं बनाए थे। तभी वो नोटिस करती है कि अरे बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कहीं सेंजू सच में उसका इंतज़ार ना कर रहा हो। वो उसे देखने के लिए जाने लगती है, उसकी मैनेजर उसे रोकती है कि वो जॉब के बीच में से नहीं जा सकती है। तो जियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉब से रिज़ाइन कर देती है, क्योंकि कंपनी वालों ने ऑलरेडी उसे बहुत ही परेशान करके रखा हुआ था। वैसे तो वो इस उम्मीद में वहाँ जा रही थी कि प्लीज़ सेंजू उसका वेट वहाँ ना कर रहा हो, लेकिन बारिश में भी सेंजू उसका वहाँ वेट कर रहा था। अब जिया को खुद में काफ़ी गिल्ट होने लगती है कि वो सेंजू को छोड़ कर के क्यों ही चली गई थी। सेंजू यहाँ पर बारिश में पूरा भीग गया था। जिया उसे वहाँ से घर लेकर के जाती है। उसे दूसरा ड्रेस वगैरह देती है चेंज करने के लिए। सेंजू के मन में अब डर हो गया था कि जिया उसे छोड़ कर के चली गई थी। थोड़ी देर बाद जियाओ का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। उसने सेंजो के फ़ोन को रिपेयर कर दिया था। वो जियाओ को आइडिया देता है कि सेंजो ऐसे कंडीशन में है, तुम उसे डेट क्यों नहीं करते हो? बंदा काफ़ी हैंडसम भी है। जियाओ कहती है नहीं बाबा, मुझे उससे कोई रिस्क नहीं लेना है। पिछली बार तो उसने मुझ पर केस कर दिया था, ना जाने इस बार वो क्या करे। इधर घर पर सेंजो को अचानक से उसकी मेमोरी वापस मिल जाती है जब वो देखता है कि वो अब भी जियाओ के घर पर है और उसने उसे ऐसे सस्ते कपड़े पहनने के लिए दिया है, तो वो जियाओ पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। उसके जो सबसे पहले वाले कपड़े थे वो उन्हें पहन करके खुद को देख रहा था कि इन 2 दिनों में ही जियाओ ने मेरी क्या हालत कर दी है। वो काफ़ी गुस्सा कर रहा था कि एक बार जियाओ आए फिर मैं उसे बताता हूँ। जियाओ अपनी दोस्त के साथ काफ़ी पार्टी वार्टी की थी और ड्रंक कंडीशन में घर आती है। उसे तो लगा था कि सिंजो भी वही पपी मोड में है, तो वो उसे हक कर लेती है। कहती है देखो मैं आ गई, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं गई। सेंजो उस पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि लिटरली अभी तो वो सेंजो मोड में था। जिया को ये बात समझ नहीं आता है और वो उसे उसी की तरह बिहेव कर रही थी। यहाँ पर वापस से सेंजो के सर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और वो वापस से पपी मोड में आ जाता है और जियाओ के साथ वैसे ही बिहेव करने लगता है जैसे कि वो पहले बिहेव कर रहा था। दूसरी तरफ ग्रैंडफ़ादर लोगों को सेंजो का कोई अता पता नहीं चल रहा था और वो लोग ये बात मीडिया में लीक होने भी नहीं दे सकते थे। हालाँकि उसके फ़ादर सेंजो को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल पिक होने से पहले ही फ़ोन बंद हो जाता है क्योंकि सेंजो का फ़ोन चार्ज नहीं था। जियाओ ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था कि उसके नंबर पर फ़ोन आ रहा है। लेकिन अगली सुबह वापस से सेंजो के नंबर पर उसके फ्रेंड, उसके कज़न ब्रदर का फ़ोन आता है। जिया फ़ोन उठाती है, उसके भाई को समझ नहीं आता है सेंजो की गर्लफ्रेंड कब से बन गई। वो उसे तुरंत ही अपने घर के एड्रेस पर बुला लेती है। उसका भाई यहाँ पर आता है और वो सेंजो को ऐसी हालत में देख कर के पहले तो बहुत ही हँसता है, क्योंकि वो समझ गया था कि 110% इसे अमनेसिया हुआ है। तो ये ऐसे रूथलेस शक्ल वाला इंसान जो कि कभी स्माइल भी नहीं करता था, अभी देखो कैसे जिया से पपी बॉय बन कर के चिपका हुआ है। वो पूरी सिचुएशन को समझता है। जिया उसे कहती है जैसा कि तुम देख पा रहे हो मैं लिटरली इसे रखना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इससे मेरी ऑलरेडी
लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, बट फिर भी ये मुझे छोड़ कर के जाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों ना तुम इसे लेकर के जाओ, इसके घर वाले हैं, इसका ट्रीटमेंट कराएँगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका भाई अच्छे तरीके से जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ग्रैंडफ़ादर को ये बातें पता चलेंगी तो वो उसे काफ़ी सुनाएगा। दैट्स व्हाई वो जियाओ को सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो सेंजू को ही रखे यहाँ पर, और बदले में उसकी जॉब जो गई है, उसके बदले में वो उसे अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए तैयार है। लेकिन जियाओ उसकी कंपनी में जॉब करने से मना कर रही थी। जब सेंजू का कज़न ब्रदर उसे अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब ऑफ़र करता है, जिसमें डिज़ाइन भी इंक्लूड नहीं था क्योंकि जियाओ डिज़ाइन नहीं करना चाह रही थी, तब वो एग्री कर जाती है क्योंकि उसे सर्वाइवल के लिए पैसे तो चाहिए थे। उसका कज़न ब्रदर घर जा कर के ग्रैंडफ़ादर लोगों को झूठ बोल देता है कि सेंजू ठीक है और अभी वो फ़ॉरेन में है। ऑफ़िस के काम से ही गया हुआ है और वो फ़िलहाल अभी किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके ग्रैंडफ़ादर ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स तो होते, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि सेंजू इतना इर्रेस्पॉन्सिबल इंसान कैसे हो सकता है? इतना बड़ा एक्विजिशन छोड़ कर के उसे उसी रात गायब होना ज़रूरी था क्या? अगले दिन जियाओ ऑफिस जा रही थी, सेंजू को फ़ोन देके जाती जिसमें उसका नंबर सेव था, उसकी डॉक्टर फ्रेंड का नंबर सेव था और उसके कज़न ब्रदर का नंबर सेव था। सेंजू को डर था कि जियाओ उसे वापस छोड़ कर के चली जाएगी, तो वो यहाँ पर उसे अपनी मॉम का नेकलेस देते हुए कहती है कि मेरी मॉम की निशानी है, तुम उसे रखो, ये तुम्हारे पास रहेगा तो मैं ज़रूर ही वापस आऊँगी, इस बात का भरोसा रखना। वो नेकलेस दे कर के अपनी कंपनी के लिए निकल जाती है। तब जाकर के सेंजू को थोड़ा रिलैक्स फ़ील होता है कि जिया उसे वापस से अबैंडन करके नहीं जा रही है। आफ्टर दैट हम लोग जिया को देखते हैं, वो ऑफिस में थी जहाँ पर कि उसकी एक नई दोस्त बन गई थी और जिया यहाँ पर वापस से काम करने में लग जाती है। वो पहले ही दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड हुओ को देखती है। वो यहाँ पर उसे देख करके थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वो जानता था कि वो जिस पोजीशन में यहाँ काम कर रहा है ना, तो जिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, चाहे वो उसका कितना भी डिज़ाइंस क्यों ना चोरी कर ले। जिया को ये देख के गुस्सा बहुत आता है, बट फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसी शाम वो और उसके ग्रुप के कुछ लोग क्लब में पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि उसे घर लौटने में काफ़ी देर हो रही थी, लेकिन उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था। इधर वो जब वो लौट रही थी तब वो देखती है बगल कमरे में वो भी फुल ऑन पार्टी कर रहा है अपना प्रमोशन का, जो कि होने वाला था। तभी जिया वहाँ पर जाती है और कहती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का जॉब मिलने की खुशी में उसे तुम पार्टी नहीं दोगे। वो जानबूझ करके यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करा देती है और वो लिटरली मतलब यहाँ पर वो उसका इंसल्ट ही कर रही थी। फिर गुस्से में वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो काफ़ी ड्रंक थी, वहाँ से बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी सेंजू उसे लेने के लिए आ जाता है। जियाओ उसे देख कर के कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेंजू कहता है कि काफ़ी देर हो गई थी, तुम ना तो कॉल मैसेजेस का जवाब दे रही थी और ना ही घर आई थी, तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, मैं तुम्हें ढूँढने के लिए आया था। अब ऑब्वियसली सेंजू को कुछ क्लब्स तो घूमने ही पड़े होंगे, तभी उसे जियाओ के बारे में पता चला होगा। इस चक्कर में बेचारे का स्लीपर भी टूट जाता है, मतलब इतना बेचारा यहाँ पर सेंजू को दिखाया गया है ना कि लिटरली उस पर तरस आने लगा था। जिया उसे कहती है, ओह तुम्हारा स्लीपर टूट गया, कोई बात नहीं, मैं ना कल तुम्हारे लिए नया ला दूंगी। अब वो काफ़ी ड्रंक थी तो सेंजू उसे संभालते हुए वहाँ से घर लेकर के जाता है। नशे की कंडीशन में उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे सेंजू के साथ देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है। जिया उस सेंजू के साथ क्या करेगी? उधर दूसरी तरफ सेंजू जिया को घर लेकर के जाता है, वो उसके सैंडल वैंडल खोलता है और वो लिटरली उसका केयर कर रहा था। जिया जब सेंजू को इतना केयर करते हुए देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती है और आगे बढ़ के सेंजू को किस कर लेती है। सेंजू थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, ये कहते हुए कि असल में ये इसका फर्स्ट टाइम है और पता नहीं है जियाओ को ये पसंद आएगा या नहीं। लेकिन जियाओ इतनी रंग थी कि उसे इन बातों से क्या ही फर्क पड़ता है। वो तो लिटरली सेंजो का अपना बॉयफ्रेंड ही मान रही थी। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग सेंजो के जगने के पहले ही जियाओ घर से फरार हो ली थी। सेंजो उसकी फिक्र करते हुए कॉल करता है तो जियाओ कहती है कि नहीं, वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई हुई है, वो बाद में घर आएगी। कह के फ़ोन कट कर देती है। जियाओ की डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर आई हुई थी और जियाओ कल रात का सारा सिचुएशन उसे बताती है कि उसने कल ड्रंक होकर के क्या कांड कर दिया। उसकी फ्रेंड कहती है, बहन तुमने थोड़ा सा कांड तो किया है क्योंकि सेंजो अभी अपने सेंसेस में नहीं है
और अगर उसे होश आता है और ये बात उसे याद होती है, ये पता चलता है, तो लिटरली इस वजह से तुम पर केस वगैरह तो कर सकते हैं। अब या तो तुम होप करो कि उस बंदे को सच में तुमसे प्यार हो जाए, या तो फिर उसे कभी भी अपनी मेमोरी वापस ही ना आए। जया उसे कहती है, डर तो मुझे इसी बात का है कि उसके साथ रहते-रहते कहीं मुझे उससे प्यार हो गया और फिर एक दिन वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा और वो मुझे छोड़ कर के चले जाएगा। बस मुझे उसके रहने की आदत सी होती जा रही है। उसकी फ्रेंड जियाओ की थिंकिंग को समझ पा रही थी। काफ़ी देर बाद जब अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के बाद घर पहुंचती है, जहाँ पर कि सेंजू उसका वेट कर रहा था। जियाओ अपनी मॉम का नेकलेस उसके पास देखती है। वो कहता है, मैं नहीं देने वाला, एक यही उम्मीद है जिस वजह से मुझे लगता है कि तुम वापस ज़रूर आओगी। फिर वो जियाओ को रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके कमरे में आराम कर सकता है। उसे बाहर सोफे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जियाओ सोचती है, छोड़ो यार, जितने दिन ये ऐसे कंडीशन में है, कम से कम मैं यहाँ पर एन्जॉय कर ही लेती हूँ इसके साथ। तो फिर वो सेंजो को अलाउ कर देती है और यहाँ से वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहने लगते हैं। लेकिन आगे जो होने वाला था, जियान ने एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन वो इस तरीके से होगा, वो कभी उसने नहीं सोचा था। अगली शाम जियाओ अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है। अब वो गलती से ये देखती है कि उसके डैड की फैक्ट्री तो बंद हो गई है, लेकिन उसके डैड तो अब तक यही कह रहे थे कि हाँ, उनकी फैक्ट्री चल रही है और वो फैक्ट्री में जॉब करने के लिए जा रहे हैं। सिचुएशन को देखते हुए समझ जाती है कि उसके डैड ने झूठ बोला है। वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं बताती है कि उसे ये बात पता चल चुका है। वहाँ पर जब लेट नाइट जियाओ घर नहीं आती है, तो उसे सेंजू का कॉल आता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सेंजू की वजह से ये फैक्ट्री बंद हुई थी, क्योंकि ये फैक्ट्री उसी की थी। इसी वजह से जिया उससे काफ़ी गुस्सा थी और वो कह देती है कि वो अगले 2-3 दिनों के लिए घर नहीं आने वाली है। लेकिन अगले ही दिन जब जिया ऑफिस में थी, तभी उसे कॉल आता है कि सेंजू की किसी से लड़ाई हो गई है। जिया जल्दी जल्दी देखने के लिए जाती है, तो एक स्टोर मैनेजर से सेंजू का लड़ाई हुआ था। सेंजू ने उसे बुरी तरीके से कूट दिया था। असल में हुआ कुछ यूँ था कि वो हिडन कैमरा से जिया के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ क्लिक किया था और वो अपने दोस्तों को उसे दिखा रहा था। सेंजू जब उसे बात करते हुए सुनता है, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे कूट देता है। लेकिन वह बंदा यहाँ पर सेंजू पे ही ब्लेम लगा रहा था कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन जियाओ को ट्रस्ट था कि सेंजू यूं ही ऐसे उसे नहीं कूटेगा। दैट्स वाई वो यहाँ पर पुलिस वुलिस का बुलाने का धमकी देने लगती है और जैसे ही उस स्टोर मैनेजर का फ़ोन वो चेक करती है, तब उसे उसमें फ़ोटोज़ और भी कुछ लड़कियों के मिलते हैं। अब वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है और सेंजू के साथ जो उसने बदतमीजी की, उसके बदले उसे कंपनसेशन भी देने के लिए बोलती है। वहाँ से निकल कर के वो लोग घर जाते हैं और वो सेंजू का केयर कर रही थी, उसकी चोट पर दवा लगा रही थी। जियाओ को अब थोड़ा बुरा लगने लगा था सेंजू के लिए, क्योंकि देखा जाए तो उसकी गलती थी भी और उसकी गलती नहीं भी थी, क्योंकि अब जो सेंजू है वो पहले वाले सेंजू से बिल्कुल अलग है। वह इतना केयरिंग है, जिया उसे प्यार करता है और जिया लिटरली अब उसे डेट करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल बन गया था। उसी शाम सेंजू के कुछ दोस्त और जियाओ के भी कुछ दोस्त यहाँ पर आते हैं और मस्त वो लोग बैठ करके पार्टी वार्टी कर रहे थे। उसका ये जो कज़न ब्रदर था, वो सोच रहा था कि सेंजू को कम से कम जल्दी उसकी मेमोरी वापस मिल जाए, ताकि वो फैमिली में वापस लौट सके। बट उसे भी दिख रहा था कि जियाओ किस तरीके से सेंजू का केयर कर रही है। सबके जाने के बाद मस्त यहाँ पर अब केवल सेंजो और जियाओ ही बचे हुए थे। यहाँ पर सेंजो ट्रैफिक एक्सीडेंट का जब वो न्यूज़ देखता है, तो उसे फ्लैशबैक में अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है। उसके सर में दर्द हो रहा था। जियाओ समझ नहीं पाती है। वो उसे कमरे में रेस्ट करने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद जब वो आती है, तो सेंजो अपना टाई दिखाते हुए पूछता है कि ये टाई किसका है। जियाओ कहती है कि ये तुम्हारा ही टाई हुआ करता है और जब हम पहली बार मिले थे, तब तुमने ये टाई पहना हुआ था। वो सेंजो के हाथ बांधती है और कहती है, एक काम करो, तुम ना रियल मिस्टर सेंजो की तरह बिहेव करो और मुझे मिस जियाओ कह के पुकारो। अब इन चक्करों में सेंजो की जो मेमोरी थी वो ट्रिगर कर दी है और उसे लिटरली सब कुछ याद आ चुका था कि ये जियाओ है और वो सेंजो है। और अब जियाओ को ऐसी हरकतों में, ऐसे सिचुएशन में देख कर के वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और जियाओ को ये लग रहा था कि सेंजो अब भी मिस्टर सेंजो बनने की एक्टिंग कर रहा था। अब इस बार पहली बार सेंजो अपने पूरे होश-ओ-हवास में
जियाओ के साथ रोमांस करता है, लेकिन वो ब्लेम अब भी जियाओ पर ही लगा रहा था, ये कह के कि उसने उसका फ़ायदा उठाया। असल अगली सुबह जब वो जगता है और वो जियाओ को सबक सिखाने के लिए सोचता है, वापस से उसकी सारी मेमोरी गायब हो जाती है और वो पपी बॉय बन जाता है और वो जियाओ को हक करके सो जाता है। जियाओ को तो आइडिया भी नहीं था कल रात सेंजो के साथ जो कुछ हुआ था। अगली सुबह सेंजू के लिए वो एक नई टाई ला करके उसे गिफ्ट करती है और कहती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक नया गिफ्ट रहेगा। वो उस पुरानी टाई को हटा ही देना चाह रही थी। सेंजू खुश हो जाता है कि जियाओ अब उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगी है। शायद उसने जो भी पहले गलतियां की थी उस चीज़ के लिए वो उसे माफ़ कर दी है। दोनों मस्त अपना लवी-डबी कपल बन के एंजॉय कर रहे थे और तभी जियाओ के मॉम डैड वापस से आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। वो जल्दी से सेंजू को छुपाती तो है, लेकिन इस बार उसके पेरेंट जान जाते हैं कि जियाओ किसी लड़के के साथ है। अब सेंजू को बाहर आना पड़ता है। उसे देखते ही जियाओ के फादर तो पहचान जाते हैं कि ये लड़का कौन है और वो सेंजू पर गुस्सा करने लगते हैं कि एक तो तुमने मेरी जॉब खा ली और ऊपर से तुम मेरी ही बेटी के साथ क्या कर रहे हो। सेंजू को पूरी बातें तो समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ, वह जियाओ के डैड से माफ़ी मांगता है कि अंकल मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोगों को क्या करके हर्ट किया है, लेकिन जो भी किया उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और आगे मैं उन चीज़ों को कंपनसेट करने का ध्यान रखूँगा। वो सेंजू के डैड को उसे कुछ एंटीक चीज़ें गिफ्ट करके उन्हें खुश कर देता है। अब जिया झूठ बोल देते हैं कि हाँ, वो इसे डेट कर रही है। वो ने उसे धोखा दिया था, उसके डिज़ाइन चोरी किए थे, इसी वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। अब उसके पेरेंट इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसमें उनकी बेटी खुश है, उसी में वो लोग भी खुश हो जाते हैं। सेंजू बाहर ग्रोसरी लेने के लिए जाता है, तभी उसका वापस से एक एक्सीडेंट हल्का सा होने वाला था, जिसे देखते ही यहाँ पर सेंजू को सब कुछ ही याद आ जाता है और इस बार उसे ये चीज़ें फाइनल वाली याद आई थी। वो अपने फ़ोन से अपने कज़न ब्रदर को कॉल करता है और उसे लेने के लिए आने बोलता है, ये कह के कि उसे सब कुछ ही याद आ गया है। वो अपना नंबर-वंबर भी बदल लेता है और जियाओ की माँ का दिया हुआ वो नेकलेस खोल लेता है। अपने पुराने फ़ॉर्म में आ जाता है और जैसे जब काफ़ी देर तक सेंजू घर नहीं आया था, तो जियाओ को उसकी फ़िक्र होने लगती है। वो उसे ढूँढने के लिए उसके कज़न ब्रदर को कॉल करती है, तो पता चलता है कि वो ऑफ़िस में है। देखने के लिए जाती है तो गलती से सेंजू और उसके भाई को बात करते हुए सुन लेती है। सेंजू अपने भाई को कह रहा था कि मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसने मेरे सिचुएशन का फ़ायदा उठाया इस कंपनी में इतना बड़ा जॉब लेने के लिए। जियाओ ये सुनकर के शॉक हो जाती है कि वो उसके बारे में ऐसा सोचता है। वो सेंजू से कहती है तुम्हें लिटरली लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारा फ़िक्र कर रही थी? चलो ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे वापस कर दो। सेंजो से कहता है कि मैं वो कबाड़ी चीज़ें अपने पास रखूँगा, तुम्हें ऐसा लगता है मैंने उन्हें फेंक दिया है। जिया को इस बात का बहुत बुरा लगता है, वो उसकी मॉम की निशानी थी, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ सेंजो को दी थी और कोई इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। उसे इमोशंस का तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं था। हालाँकि उसका भाई सेंजो पर गुस्सा कर रहा था कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसे दिखा था ना कि जिया सेंजो को सच में नहीं रखना चाहती थी और बस मजबूरी में वो उसे रख रही थी, लेकिन उस मजबूरी में भी उसने सेंजो का बहुत ही अच्छे तरीके से ख़याल रखा था। जियाओ बाहर जाकर के डस्टबिन में अपनी मॉम के उस नेकलेस को ढूंढने लगती है। उसका भाई उसके पीछे पीछे जाता है, सेंजो के बिहेव के लिए माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो जियाओ को दूसरा नेकलेस ला के दे देगा। जियाओ कहती है कि नहीं, मुझे वही नेकलेस चाहिए, उससे मैं मेरी मेरी मेमोरी जुड़ी है और मेरी मॉम की यादें जुड़ी हैं। बट अब वो नेकलेस टूट चुका था, तब वो उसके किसी काम का नहीं था। जियाओ को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सेन जो इन चीज़ों को देख रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने फैमिली की वजह से इमोशनलेस हो गया था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका भाई जाकर के उसे बहुत डाँट लगाता है और उसे समझाता है कि वो गलत कर रहा है। जियाओ इस टाइप के इंसान नहीं है। सेंजो अपने हाथ पर बने उस चोट के निशान, उस बाँधने के निशान को दिखा के कहता है कि उसने मेरा फ़ायदा उठाया है। उसका भाई उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इस गलतफ़हमी में मत रहो। तुम्हें अपने कैरेक्टर, अपने पर्सनैलिटी के बारे में पता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी ना हो तो वो छोटी-सी प्यारी-सी लड़की तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकती है। सेंजो इस बात को नोटिस करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग को जियाओ के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले दिन जो जियाओ थी अपने घर की कुछ चीज़ों को वो हटाने का सोच रही थी जो कि सेंजो से जुड़ी हुई थी।
आफ्टर दैट वो ऑफिस जाती है और सेंजो की कंपनी से रिज़ाइन करने का डिसाइड करती है। लेकिन उल्टे सेंजो उसे ब्लेम लगा रहा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ नहीं निकल सकती हो। अब उस पर नया ब्लेम डाल रहा था कि उसने हुओ के डिज़ाइंस को कॉपी किया है, तो वो जा करके उससे माफ़ी मांगे और पब्लिकली ये माफ़ी का वीडियो अपलोड करे कि उसने हुओ के डिज़ाइन चोरी किए हैं। इस बात पर जाओ भड़क जाती है और कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतने बेवकूफ़ निकलोगे। पता नहीं इतने बड़े कंपनी के सीईओ तुम बन कैसे गए। ठीक है, मैं फ़िलहाल रिज़ाइन नहीं करूँगी और तब तक इस कंपनी में काम करूँगी जब तक कि मैं अपने इनोसेंस को प्रूफ़ नहीं कर लेती कि मैंने हुओ के डिज़ाइन्स को कॉपी नहीं किया है, बल्कि हुओ ने मेरे डिज़ाइन्स को कॉपी किया है। बेचारी जियाओ अपने लाइफ़ के ये सारे प्रॉब्लम से अकेले ही झेल रही थी। उसके पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आते हैं, जियाओ उन्हें कह देती है कि उसने सेंजू से ब्रेकअप कर लिया। उसकी माँ जियाओ के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थी, लेकिन जियाओ अपनी माँ को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाह रही थी और झूठ बोल देती है कि वो ठीक है, बट उसकी माँ जानती थी। वो थोड़ा-सा उसे गले लगाती है कि जियाओ रोने लगती है। असल में उसे सेंजू से प्यार हो गया था, बट वो यहाँ पर अब उससे मूव ऑन करना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ उसके ग्रैंडफ़ादर सेंजो को बहुत डाँटते और कहते, "1 हफ़्ते से तुम गायब थे, तुम्हें पता है कंपनी में कितने प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। 1 महीने तुम्हारे पास अगर तुमने कंपनी के लिए कोई नया डिज़ाइन नहीं लॉन्च किया तो फिर हमारी कंपनी को बहुत ही लॉसेस होंगे।" अब सेंजो यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन रखना चाहता था ताकि कंपनी के सारे लोग उस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकें और सारे लोग नए-नए डिज़ाइन्स के आइडियाज़ उन्हें दे सकें, जिससे कि सेंजो की प्रॉब्लम थोड़ी आसानी तरीके से सॉल्व हो जाती। कहीं न कहीं वो जियाओ के भी टैलेंट को चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। अगले दिन जब वो कंपनी में जियाओ से मिलता है तो वो उसे कहता है कि कंपनी में एक कॉम्पिटिशन होने वाला और वो चाहता है कि वो उसमें अप्लाई करे। जियाओ सोचती है कि चलो ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगी तो उसे कुछ पैसे भी मिल जाएँगे और बेहतर होगा कि यहाँ पर वो अपने रिज़ाइन से शायद अपने आप को कुछ प्रूफ़ भी कर पाए। सेंजो के साथ बिताए सारी मेमोरी को याद करके वो कुछ नए डिज़ाइन क्रिएट करने का कोशिश करती है। उसको देख रहा था वो उसकी फ्रेंड जाके बताती है बेचारी जिया बहुत ही उदास है। उसका बॉयफ्रेंड अभी कुछ दिन पहले ही गुज़र गया। उसने अपने दोस्तों से झूठ बोला हुआ था और सेंजू को ये सुन कर के गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। बल्कि सेंजू और जिया तो रिलेशनशिप में थे भी नहीं, तो फिर इस बात को गुस्सा करने का तो कोई मैटर ही नहीं करता। कुछ दिनों बाद सारे लोग अपने-अपने डिज़ाइन्स को सबमिट करते हैं। यहाँ पर तो हो को लगा था कि वो आसानी से इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा, लेकिन सेंजो यहाँ पर इतने दिनों में इस बात की सच्चाई का पता लगा चुका था और वो हो कहता है, मुझे पता है तुम मेरी ही कंपनी के कुछ मैनेजर्स को ब्राइब करके इस कंपटीशन में इतने आगे तक बढ़े हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये तुम्हारे ओरिजिनल डिज़ाइंस नहीं हैं, बल्कि ये जियाओ के ओरिजिनल डिज़ाइंस हैं। और वो प्रैक्टिकली उन्हें यहाँ पे प्रूव करता है और जो रिकॉग्नाइजेशन जियाओ को मिलना चाहिए था वो उसे मिलता है और वो ये जो कंपटीशन था काफ़ी आसानी से जीत जाती है। वो को जॉब से निकाल दिया जाता है। कंपटीशन जीतने की खुशी में जिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाती है और वो फुल ऑन ड्रंक थी। वो यहाँ पर सेंजू को कॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद सेंजू यहाँ पर उसे लेने के लिए आता है। पहले तो जिया अपना गुस्सा निकालती है और खींच करके सेंजू को एक थप्पड़ मारती है और फिर उसे हक करके रोने भी लगती है। ये देख करके ऑफिस के सारे लोग शौक हो जाते हैं कि सेंजू और जिया का क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर। सेंजू उन ऑफिस वालों को कहता है कि ये बाहर बात नहीं जानी चाहिए और इस मैटर को वो खुद ही सॉल्व करेगा। ये कह के वो जियाओ को वहाँ से लेकर के जाता है। जियाओ सेंजू को कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ कर के चले गए थे घर पे, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। वो अपनी मॉम के उस टूटे हुए नेकलेस को भी देख कर के बहुत रो रही थी। सेंजू यहाँ पर उसका फ़िक्र कर रहा था। वो जियाओ का फ़ोन देखता है जिसमें जब वो दोनों साथ में थे तब वहाँ पर उनके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे, जिन्हें देख कर के वो समझ जाता है कि जिया ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से उस टाइम जियाओ के साथ था। क्या सच में उसे जियाओ से प्यार हो गया था? वो इस प्यार वाली फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहा था। अगली मॉर्निंग जब वो कंपनी जाती तो उसे याद ही नहीं था कि वो कल घर कैसे गई। ऑफिस वाले लोग उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं क्योंकि बॉस ने सबको ये बात बोलने से मना किया था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शायद वो सेंजो के साथ थी। अब जब वो सेंजो को देखती है तो वो उसे अवॉइड कर रही थी और चुपचाप अपने डेस्क पर जाकर के काम करने लगती है। उस शाम जियाओ का फ्रेंड उसके लिए डिनर वगैरह लेकर के आता है और उन दोनों को साथ देख करके सेंजो को जेलसी होने लगता है। वो उन्हें इग्नोर करके ऑफिस में अंदर चले जाता है।
फिर जियाओ को बुलाता है अगले दिन और उसकी मॉम का नेकलेस उसने रिपेयर किया था, वो उसे वापस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जियाओ उसे एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है नहीं, बात केवल नेकलेस की नहीं है, बात इससे जुड़ी मेमोरी की है। मैंने इसे किसी को दिया था क्योंकि इससे उस इंसान को उम्मीद रहती थी कि मैं उसके पास वापस ज़रूर लौट कर के आऊँगी। लेकिन जब वो इंसान ही मेरे साथ नहीं है, तो ये नेकलेस अब मेरे लिए मैटर भी नहीं करता है। आई एम सॉरी, मैं ये नेकलेस तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी दोबारा। सेंजो यहाँ पर उसे कंपनी में आगे भी जॉब करने के लिए कहता है। जियाओ कहती है ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वो इस बारे में सोचेगी लेकिन शोर नहीं कर सकती है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब सेंजो कन्फ्यूजन में था कि आखिरकार उसे हो क्यों रहा है। वो जियाओ को सैड देख कर के क्यों ही सैड फील कर रहा है। वो लिटरली अपने कज़न ब्रदर के साथ फुल बॉडी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चले जाता है, इस उम्मीद में कि जो कुछ हुआ है उसके साथ असल में उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। उसे जियाओ के साथ बुरा होते देख कर के क्यों बुरा लगता है, वो उसके लिए अलग क्यों फ़ील करता है। हालाँकि उसका भाई उसे समझाने का कोशिश करता है कि भाई तुझे जिया से प्यार हो गया है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जियाओ को देखते हैं, वो सेंजू से रिलेटेड उसके घर में सारी चीज़ों को हटा देती है क्योंकि उसे पता था कि वो जब तक होश में है तब तक तो कम से कम वो उसके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला था। और वो इन चीज़ों को अपने साथ रख कर के हर रोज़ हर्ट नहीं होना चाहती थी। इसी वजह से वो उन्हें हटा देती है। इधर दूसरी तरफ सेंजू चेकअप के बाद उसके मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो उन्हें माफ़ी माँगता है और कहता है असल में मुझसे एक गलती हो गई थी। कंपनी बंद करने के बाद मैंने कंपनी के पहले के एम्प्लॉयी को जॉब्स एलोकेट कर दिए थे, लेकिन मेरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। कुछ ऐसे धोखेबाज लोग थे जो कि पैसे लेकर के लोगों को जॉब्स ऑफ़र कर रहे थे। इसी चक्कर में बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉइज़ को जॉब नहीं मिल पाया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाया। उसके फादर तो वहाँ पर उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन अब इस पॉइंट पर जियाओ उसे माफ़ करेगी नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। हालाँकि उन्हें समझ में आ जाता है कि देखा जाए तो पूरी तरीके से सिंजू की गलती नहीं थी। फिर वो जियाओ से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है कि असल में मैं तुम्हें कंपनी के एक इम्पोर्टेंट पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद अगर तुम जॉब करना चाहो या नहीं करना चाहो, ये तुम्हारी मर्ज़ी होगी, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। जियाओ इस चीज़ के लिए एग्री कर जाती है। सेंजू ने उसके डैड का हेल्प किया था, तो वो मना नहीं कर पाती है। अगले दिन जब वो कंपनी की उस पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि सेंजू उसे बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड गिफ्ट करता है अपनी कंपनी की तरफ से। खुद जियाओ ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंजू ऐसा करने वाला है। वो अवार्ड लेकर के भी थोड़ी खुशी मना ही रही थी कि अचानक से सेंजू बेहोश हो जाता है। सारे लोग ये देख के परेशान हो जाते हैं कि अचानक से उसे हो क्या गया। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड होने की वजह से वो बेहोश हो गया था। तब जाकर के सारे लोग थोड़ा चैन का सांस यहाँ पर ले पाते हैं। अब ऑब्वियसली कहानी एंडिंग की तरफ बढ़ रही थी। कहानी में ना कोई विलेन है, ना ही कोई थर्ड लव ट्रायंगल का कोई पंगा है। तो सेंजो यहाँ पर दिल से जियाओ को माफ़ी मांगता है और कहता है उसे बचपन से लेकर के आज तक इसी तरीके से ट्रेन किया गया है कि सारे लोग उसके पास केवल पावर और पैसे के लिए आएंगे। ऐसी वजह से उसने जियाओ को भी गलत समझा था। वो उसे प्यार कब से करने लगा था, बस इस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उससे जो कुछ भी गलती हुई है वो इस चीज़ के लिए उसे माफ़ कर दे। जो भी उसकी सिचुएशन को समझ कर उसे माफ़ कर देती है, वो दोनों रियल में डेट करने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको स्वीट से लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।